एडटेक कंपनी बायजूस जो पिछले कई महीनों से किसी न किसी इश्यूज़ के अंदर घिरी हुई है और मैंने भी उनकी सभी प्रॉब्लम्स पर, सभी इश्यूज़ पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये बायजूस एज अ कंपनी के बारे में नहीं बल्कि बायजू रविंद्रन के बारे में है, क्योंकि जैसे जैसे ये कंपनी का डिक्लाइन हो रहा है वैसे वैसे बायजू का जो करियर है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। क्योंकि 23 फरवरी को बायजूस के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक इमरजेंसी जनरल मीटिंग रखी और इस मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव था, इनफैक्ट आई वुड से जो उसका रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड था, और वो ये है कि उन्होंने वोट किया है कि बायजू रविंद्रन यानी बायजूस के जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन, उन्हें उसके बोर्ड से हटा दिया जाए और इस पूरे बोर्ड को रिवैम्प किया जाए। अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग को 2 डज़न से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने अटेंड किया था, इंक्लूडिंग प्रोसेस, जनरल अटलांटिक, सोफीना एंड P15 पार्टनर्स, और इन सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि बायजू रविंद्रन को बायजू का जो बोर्ड है उससे हटा देना चाहिए, क्योंकि वो मिसफिट हैं, वो इस कंपनी को ढंग से रन नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी यानी थर्सडे को 22 फेब को भी क्या हुआ है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने टाइगर ग्लोबल और आउल वेंचर्स की मदद से क्या किया है, एक पिटिशन फाइल की है बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अगेंस्ट बायजूस $200 मिलियन राइट्स इश्यूज, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने साइट किया है, अलेज किया है कि जो इन्वेस्टर्स के राइट्स हैं उन्हें सप्रेस किया जा रहा है और कंपनी के अंदर काफ़ी सारा मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है। तो अगर हम इस राइट्स इशू की बात करें तो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो बायजू जो कि एक एजुकेशन कंपनी है उसे पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए उन्होंने ऑफ़र किया एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कि वो और शेयर खरीद सकते हैं एट अ डिस्काउंट, ताकि $200 मिलियन को रेस किया जा सके। तो इससे क्या हुआ, सबने शेयर्स तो खरीद लिए, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे उन्हें शेयर्स मिल गए, लेकिन अब जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी गिर गई। पैसा तो आ गया लेकिन ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन गिर गई, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी नाखुश थे। तो इन सिंपल टर्म्स बायजू एक कंपनी है जिसे पैसों की ज़रूरत थी और पैसा रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो शेयर्स थे वो एक डिस्काउंटेड रेट पे जो है बेच दिए। अब पैसा तो आ गया है लेकिन कंपनी की जो वैल्यू है वो गिर गई है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इससे क्या हुआ है, बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पैसा में आ गया है, कंपनी के पास पैसा आ गया है, जिसकी वजह से अब वो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस की वजह से, इस पूरे डेवलपमेंट की वजह से बायजूस और इन्वेस्टर्स के बीच का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट्स इशू। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो शेयर होल्डिंग है ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग इन्वेस्टर्स वो डाइल्यूट हो गई है बाय 99%, और इसीलिए अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो मिले हैं और उन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि जो सीईओ बायजू रविंद्रन है उन्हें बोर्ड से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो इस कंपनी को ढंग से रन नहीं कर पा रहे हैं, और बोर्ड को रिवैम्प किया जाए। तो अगर हम बायजू रविंद्रन की बात करें तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है इस डिसीजन की वजह से। दो ये जो डिसीजन है अभी फाइनल नहीं है। क्यों फाइनल नहीं है इसके बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो अगर हम बायजू रविंद्रन की बात करें, उनके बैकग्राउंड की बात करें, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि मोटिवेट करता है काफ़ी सारे लोगों को कि कैसे अगर इंसान चाहे तो कुछ भी बिल्ड कर सकता है, क्योंकि ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। अगर हम उनके बैकग्राउंड की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वो केरला के अजीकोड में बॉर्न हुए थे और उन्होंने एक मलयालम मीडियम स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, जहाँ पर उनके पेरेंट्स पढ़ाते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी जो इंजीनियरिंग है, जो बीटेक है, वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नौर से जो है कंप्लीट की, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर ली एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी एज अ सर्विस इंजीनियर। तो वेकेशन के दौरान यानी जब उनकी छुट्टियां होती थी तो 2003 का ये टाइम था जब वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते थे। तो उनके वो फ्रेंड्स जो कि कैट एग्ज़ाम दे रहे थे, उसकी प्रिपरेशन करते थे, तो जब उनकी छुट्टियां होती थी वो अपने दोस्तों की हेल्प करते थे, और उसके बाद उन्होंने खुद ने भी कई बार जो कैट का एग्ज़ाम है वो दिया, जिसके अंदर उनकी 100 परसेंटाइल आई। तो 2 साल बाद भी जो है वो लोगों की हेल्प करते रहे, अपने फ्रेंड्स को जो है पढ़ाते रहे, कैट के एग्ज़ाम के लिए उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करते रहे, और उनके गुड रिजल्ट्स के बेसिस पे जो बायजू रविंद्रन है उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपनी जॉब छोड़ के जो है लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, कैट की बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे थे और लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छा भी परफॉर्म कर रहे थे। तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, 2007 के अंदर जो बायजू है उन्होंने स्टार्ट किया एक टेस्ट प्रिपरेशन बिजनेस बायजू क्लासेस। तो ये जो कंपनी है वो धीरे धीरे ग्रो करती गई
और 2011 के अंदर उन्होंने फाउंड किया बायजूस विद हिज वाइफ दिव्या गोकुलनाथ। अगर हम उनकी वाइफ की बात करें तो वो भी उनकी एक टाइम पर स्टूडेंट रह चुकी हैं, काफ़ी अर्ली स्टूडेंट रह चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। सो हम देख सकते हैं कि कैसे जो बायजूस है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कंपनी को खड़ा किया, अच्छे से जो है आगे बढ़े। और जो टर्निंग पॉइंट आया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनकी लाइफ में आया, वो था कोविड पैंडमिक। तो पैंडमिक ने सबके लिए बहुत घाटा किया, लेकिन बायजू की जो कंपनी है उसको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो स्कूल थे वो बंद हो गए थे पैंडमिक की वजह से, और पूरी जो एजुकेशन थी वो ऑनलाइन चली गई थी। और क्योंकि जो बायजू है वो ऑलरेडी एक एडटेक थी और उन्हें पता था कि कैसे वो इसे जो है अच्छे से इस पूरी अपॉर्चुनिटी को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उस दौरान जो बायजू है उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करते हुए उन्होंने लॉन्च किया एक मार्केटिंग कैंपेन, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों को हायर किया, हज़ारों की संख्या में लोगों को हायर किया, ताकि वो जो डिमांड है ऑनलाइन एजुकेशन की उसे मीट कर सकें। इसके अलावा जो कंपनी है उन्होंने सिक्योर की स्पॉन्सरशिप डील्स विद द इंडियन क्रिकेट टीम एंड इवन roped in फुटबॉल माइस्ट्रो लायनल मेसी एज अ ग्लोबल एम्बेसडर। सो जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी, वैसे ही एक पॉइंट ऐसा भी आया जब जो बायजूस है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप बन गया विद वैल्यूएशन एक्सीडिंग $20 बिलियन। लेकिन अब जिस इंसान ने इस कंपनी को खड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, वो शायद अब इसके CEO ना रहें, इसके बोर्ड से उन्हें हटा दिया जाएगा। दो ये डिसीजन फाइनल नहीं है, तो बोर्ड ने तो डिसीजन ले लिया है कि जो बायजूस है उन्हें हटा देना चाहिए और बोर्ड को रिवैम्प कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो आना बाकी है, और वो डिसीजन बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि वैसे तो कोर्ट ने मना किया था कि ये मीटिंग ही मत करवाओ, इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन फाइनल नहीं होगा और तब तक फाइनल नहीं हो सकता जब तक कर्नाटका हाई कोर्ट की हियरिंग नहीं हो जाती, वो कोई डिसीजन नहीं दे देते। लेकिन फिर भी 23 फरवरी को ये जो EGM है वो कंडक्ट कराई गई थी। इसके अंदर रविंद्रन और उनकी फैमिली किसी ने भी इस EGM को अटेंड नहीं किया था। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि भले ही उन्होंने ये मीटिंग कर ली है, उसमें एक डिसीजन भी दे दिया है, बट दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड कोरम, क्योंकि फाउंडर और उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो जॉइंटली होल्ड करते हैं 22% स्टेक इन दी कंपनी। और जो EGM का नोटिस है, इट हैज़ बीन बैक्ड बाय जनरल एटलांटिक, पीक 15, सोफीना, जैन जकरबर्ग, आउल एंड सेंट्स, जो कि कलेक्टिवली अकाउंट करते हैं फॉर अबाउट 30% स्टेक इन बायजूस। तो वी कैन सी कि जो कोरम है वो सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, और EGM का जो डिसीजन है वो 13 मार्च तक एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि तभी जो है कर्नाटका हाई कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग है, और जब तक जो है ये कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं दे देता, तब तक EGM का जो भी डिसीजन है उन्हें बाहर निकालना है, बोर्ड को रिवैम्प करना है, जो भी करना है, तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसीलिए बायजू रविंद्रन का क्लेम है कि EGM का ये जो भी डिसीजन है इट इज़ इनवैलिड। इसके अलावा उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया है कि ये जो EGM हुई है उसमें वायलेट किया गया है शेयर होल्डर अग्रीमेंट को, क्योंकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक फाउंडर या डायरेक्टर का होना जो है ज़रूरी है। तो जब भी ऐसी मीटिंग होती है फॉर द रिजोल्यूशन, तो अगर हम चाहते हैं कि ये रिजोल्यूशन वैलिड हो तो ये ज़रूरी है कि कोई भी एक फाउंडर डायरेक्टर जो है उस मीटिंग में प्रेजेंट हो। और क्योंकि अभी ये जो रिजोल्यूशन है वो पास किया गया है विदाउट द वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कोरम, इसीलिए जो भी ये डिसीजन है ये इनवैलिड है। तो उन्होंने ये भी बताया दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 एंड 39A ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एटलीस्ट वन फाउंडर डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कोरम। और क्योंकि फाउंडर्स ने इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए ये जो कोरम है वो कभी भी लेजिटिमेट था ही नहीं, विच रेंडर्ड द रिजोल्यूशन नल एंड वॉइड। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर कंसोर्टियम है उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैलिड है, क्योंकि हमने जो मीटिंग की थी उसके अंदर बायजूस के काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अटेंड की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इनवैलिड है। दो वो भी जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसका वेट करेंगे, लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया गया था ताकि वो ये इस्टेब्लिश कर सकें कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो बायजूस हैं उन्हें निकाल दिया जाए बायजू के बोर्ड से। तो ये तो बात हो गई जो अभी पिछले 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन बायजू की अकेली यही प्रॉब्लम नहीं है, उनकी और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो ED है, उन्होंने अपग्रेड कर दिया है उनका लुकआउट सर्कुलर इन कनेक्शन विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये जो लुकआउट सर्कुलर है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, इसे 1 साल पहले जो है इशू कर दिया गया था,
लेकिन अभी क्या किया गया है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि इन्वेस्टर्स के जो एप्रीहेंशंस हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके और जो फीमा के अंदर, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है इवॉल्व हो रहा है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। इसीलिए ईडी ने रिक्वेस्ट किया है द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कि वो एनहांस करें इस सर्कुलर को और इंश्योर करें कि जो मिस्टर रविंद्रन है वो कंट्री छोड़ के ना जाएं। और ये सब किया गया है बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसका जो शो कॉज नोटिस है इट इज़ एक्सीडिंग 9,300 करोड़ रुपीज़, जिसे इशू किया गया है अगेंस्ट द कंपनी बायजूस एंड मिस्टर रविंद्रन। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इन्होंने काफ़ी सारे ग्राउंड्स बताए हैं कि क्यों ये चार्जेस जो हैं लगाए गए हैं। सबसे पहला रीज़न तो उन्होंने ये बताया है कि जो बायजूस हैं उन्होंने जो इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट दी एडवांस रेमिटेंसेस मेड आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स किए गए हैं आउटसाइड इंडिया, उससे रिलेटेड भी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं किया गया है या फिर उसके अंदर डिले की गई है अगेंस्ट दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो इन सब डिलेज़ की वजह से, क्योंकि वो ढंग से जो है रिपोर्ट टाइम पर जो है ढंग से सबमिट नहीं कर रहे थे, ये जो चीज़ें हैं वो करी गई, उनके अगेंस्ट जो है चार्जेस लगाए गए। इसके अलावा बायजूस की जो फॉरेन यूनिट है जो कि यूएस के अंदर बेस्ड है, उन्होंने भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, लिस्टिंग द लाइबिलिटीज़ इन द रेंज ऑफ $1 बिलियन टू $10 बिलियन। सो वी कैन सी कि क्यों जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बायजूस के ऊपर से जो विश्वास है वो उठ गया है। ये सब चीज़ें तो अभी सामने आई हैं, स्टार्टिंग बहुत पहले से हो गई थी। मास ले ऑफ्स किए जा रहे थे, ढंग से जो है रिपोर्ट सबमिट नहीं की, ऑडिटर ने छोड़ दिया। तो जब ये सब इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आ रही थी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ट्रस्ट था बायजू के ऊपर, बायजू रविंद्रन के ऊपर, वो उठ गया। और इसीलिए अब वो चाहते हैं कि जो बायजूस हैं उन्हें एज CEO, एज मेंबर ऑफ द बोर्ड जो है हटा दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है और वो इस कंपनी को रन करने के लिए अनफिट है। लेकिन फिर भी अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन का कि वो क्या डिसाइड करते हैं बायजू के फ्यूचर के बारे में। सो लेट्स सी कि क्या होता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर बायजू के साथ अभी तक क्या क्या हुआ है एज अ कंपनी, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई हैं, उसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। सो दैट्स इट, थैंक यू।